कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न, राइट डाउन द फिफ्थ लाइन पैटर्न। तो यहाँ पर देखें ये पैटर्न दिए हुए हैं और ये फर्स्ट लाइन का पैटर्न है। इसी तरह सेकंड लाइन का पैटर्न दिया हुआ है, ये थर्ड लाइन का पैटर्न है और ये फोर्थ लाइन का पैटर्न है। तो फिफ्थ लाइन का पैटर्न को अगर मैं फॉर्म करूं इसी के अकॉर्डिंग, तो ये फिफ्थ लाइन पैटर्न जो है ये बनेगा 1+3+5+7+9। देखें ये कौन सा पैटर्न है, ये फोर लाइन का है। तो फोर लाइन में यहाँ पर कितने, हर वैल्यू में ये 1+3+5+7+9 तक ये फोर लाइन का था और हर वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू में टू जो है ऐड हो रहा है। तो 1+3 में टू, 1 में टू ऐड हुआ, फिर 3 में टू ऐड हुआ, 7 में टू ऐड हुआ और 9 में टू ऐड हुआ। तो नेक्स्ट लाइन का पैटर्न में 9 में टू ऐड करें क्या आ जाएगा, 11। और ये किसके इक्वल बनेगा, यहाँ पर नोट करें कि ये जो नंबर लाइन है 1 और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फिफ्थ लाइन का पैटर्न होगा वो 5+1 होल स्क्वायर बनेगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर लिख देंगे इसकी रिप्लेस पे। और उससे पहले ये 6 स्क्वायर कितना होता है, 36। तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया है कि ये फोर्थ लाइन है तो 4+1 है, तो फिफ्थ लाइन होगा 5+1 होल स्क्वायर। और ये देखें ये इसका जो सम है वो बनता है 6, तो इसका स्क्वायर ले लिया और ये वैल्यू आ गई 36। तो ये इसका सम आ गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड में दिया हुआ है गिवन b इक्वल टू 169। तो यहाँ पर b इक्वल है सी स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम b की वैल्यू अगर से 169 लें तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर इक्वल टू 169 और दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इससे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 13। इसी तरीके से आप नोट करें कि जो सी स्क्वायर इक्वल होता है वो होता है d+1 होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर सी स्क्वायर कितना है, वो है 13 स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर इक्वल टू d+1 होल स्क्वायर। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये d+1 स्क्वायर रूट और यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये 13 इक्वल टू, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, d+1 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13-1 और d आ गया है 12। अब हमने नेक्स्ट वैल्यू डी सी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने ए कैलकुलेट करना है। तो अगर आप यहाँ पैटर्न फॉर्मेशन को नोट करें तो जो लास्ट वैल्यू आ रही है हर लाइन पैटर्न के में, ये देखें ये 3 है और ये बनता है 1+2 = 3। ये इसी तरह ये लास्ट वैल्यू है इसकी सेकेंड लाइन पैटर्न की, ये बनता है 2+3 5 और ये 7 है, ये बनता है 3+4 7 और ये 4+5 9 है। और इसी तरह 5+6 ये 11 आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम नोट करें कि यहाँ पर जो हमारे पास डी की वैल्यू आती है यानी लाइन नंबर पैटर्न की, और जो सी की वैल्यू है, इन दोनों का जो सम है वो इक्वल है ए के। तो हम यहाँ ए इक्वल लिख देंगे C+D और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13 और डी की वैल्यू है 12। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ गई है। अब हम आते हैं पार्ट थर्ड पे। विल देयर बी लाइन पैटर्न वेयर ए इक्वल टू 86,868, एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखिए ये जो ए है ये लास्ट टर्म की वैल्यूज को मेंशन कर रहा है। तो लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो है लाइन 1 में 3, लाइन 2 में 5, लाइन 3 में 7 और 9 और इसी तरह 11। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू कौन सी है, ऑड नंबर वैल्यूज है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ए है वो हमेशा ऑड वैल्यू आ रही है और ये है इवन वैल्यू, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल होगा। तो हम ये लिखेंगे नो लाइन हैविंग लास्ट टर्म of sequence in even because a equal to c plus t। और c यहाँ पर नोट करें, ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये c को मेंशन कर रही हैं। दीज आर वैल्यूज ऑफ c। तो ये देखें जब c जो है इवन है तो इसकी जो ये d वैल्यू जो है ये ऑड है। जब इसी तरह नेक्स्ट ये ऑड है तो इस यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, इवन है।
इसी तरह 4 और इवन है तो ये ऑड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वैल्यू इवन है तो नेक्स्ट वैल्यू ऑड होगी। तो इवन और ऑड का सम क्या बनता है, वो ऑड बनता है। और इसी तरह अगर सी ऑड है तो डी जो होगा इवन होगा, इसका भी सम क्या बनेगा, ए ऑड, और जब इवन को हम प्लस करेंगे तो आंसर ये भी ऑड आएगा। और इसीलिए हम कहेंगे कि लास्ट टर्म इन द सीक्वेंस कैन नॉट बी पॉसिबल इन इवन फॉर्म। तो इसलिए ये हमारा जो आंसर दिया हुआ है इवन में है एक ही वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है। Question 6, Albert opened an account with investment fund that pays a fixed amount bonus at the end of each year. The below shows the amount of money in this account at the end of each year. देखिए यहाँ पर थर्ड ईयर की अमाउंट दी हुई है 93,280 और फोर्थ ईयर में ये अमाउंट हो गई है 95,040। और ये देखें अमाउंट इंक्रीज हो रही है, और ये एक फिक्स अमाउंट इसमें हर साल ऐड हो जाती है। वो फिक्स अमाउंट क्या है उसका हम डिफरेंस ले लेते हैं। वो डिफरेंस है 9540 में से 93,280 को जब हम माइनस करते हैं तो ये आता है 1760। और इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट टू फिफ्थ ईयर में से फोर्थ ईयर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी 760 आएगा। और इसी तरह ये फिक्स्ड अमाउंट आ रही है 1760। तो अगर हमने इसकी पिछली ईयर की अमाउंट लेनी हो तो हम क्या करेंगे कि 93,280 में से 1760 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 93,280 में से माइनस कर देते हैं हम 760 को, तो ये वैल्यू आती है 91,520। तो सेकेंड ईयर की ये वैल्यू आ गई है। और फर्स्ट ईयर की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें से फिर हम माइनस कर देंगे 1760, तो उससे पिछले साल की अमाउंट आ जाएगी 89,760। तो इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हर साल जो उसको अमाउंट ऐड हो रही है एट द एंड ऑफ ईच ईयर वो कितनी है 1760। इसलिए ये प्रीवियस ईयर की वैल्यू में से हमने 1760 जो है माइनस किया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 89,760। तो इसके बाद हमने कि इसकी एनथ टर्म भी आपने यहाँ पर टेबल में देखे कैलकुलेट करनी है। हम यहाँ नोट करें कि ये जो अमाउंट ऑफ मनी आ रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में, ये एक सीक्वेंस में है। और इस सीक्वेंस की जो वैल्यू दी हुई है 89,760, नेक्स्ट वैल्यू है 91,520, और इसी तरह 93,280। और अब आपने एन टर्म्स जो वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये अगर आप नोट करो कि ये कांस्टेंट वैल्यू इसमें ऐड हो रही है जो कि बोनस की सूरत में दी हुई है, वो है 1760। और ये इसका कॉमन डिफरेंस है। और यहाँ पर ये हर वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू पिछली वैल्यू में कांस्टेंट वैल्यू ऐड करके हम गेट कर रहे हैं। तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस की एन टर्म्स वैल्यू जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है वो हमने लिख ली 89,760, और एन माइनस वन डी जो है इनके बिटवीन कॉमन डिफरेंस है वो है 1760। और ये वैल्यू हो जाएगी 89,760 प्लस 1760 एन माइनस 1760। तो 89,760 में से 1760 माइनस करें तो ये 88,000 आ जाएगा। और प्लस 1760 एन जो है ये हमारी एन टर्म वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 88,000 प्लस 1760 एन। अब नेक्स्ट पार्ट है, अल्बर्ट वांट्स टू क्लोज द इन्वेस्टमेंट अकाउंट वंस द अमाउंट एक्सीड 120,000 आफ्टर हाउ मेनी ईयर वुड ही क्लोज दिस अकाउंट। देखिए यहाँ पर ये जो अमाउंट दी हुई है एन टर्म वैल्यू, वो कहता है कि ये जो एन टर्म वैल्यू है इसको अगर मैं टी एन से रिप्रेजेंट करूं तो ये एन टर्म वैल्यू ग्रेटर है जब 120,000 से। तो किस ईयर में ये वैल्यू ग्रेटर होगी $120,000 से।
तो टी एन जो एन टर्म वैल्यू है वो इक्वल है 88,000 प्लस 1760n ग्रेटर देन 120,000। तो 1760n ग्रेटर देन होगा 120 माइनस 88,000 और ये आंसर आ जाएगा 1760n ग्रेटर देन 32,000। और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं n इज 32,000 डिवाइडेड बाय 1760 0 से कैंसिल हुआ तो n ग्रेटर देन हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आती है 3200 ओवर 176। तो ये वैल्यू आ रही है 200 ओवर 11 और इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा ये वैल्यू आती है 18 टू ओवर 11। तो जब n की वैल्यू इस 18 टू ओवर 11 से ग्रेटर होगी यानी n जो है 19 ईयर पे इसकी वैल्यू 127 से एक्सीड होगी तो हम लिखेंगे आफ्टर 19 ईयर ही वुड गेट मोर देन 120,000। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट 5 rows of Pascal triangle are shown, write down the next line in the pattern। देखिए यहाँ पर ये पैटर्न दिया हुआ है, पहले सेंट 1 है, अब आपने बिल्कुल इसके एंड में 1 1 आपने सेकंड लाइन में लिख देना है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने इसका जो सम है 1 और 1 का 1 प्लस 1 कितना होता है 2, इस सेंटर में आप लिख दें 2 और यहाँ पर आप 1 और 1 इसके एंड पे लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करें 1 प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये भी 2 प्लस 1 ये भी 3 आ गया और इसके एंड में 1 और 1 आप यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इसने। और इसी तरह अब आप नोट करें कि नेक्स्ट है 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 3 प्लस 3 6 और फिर 3 प्लस 1 4 और यहाँ पे एंड 1 1 इसने मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो लाइन है वो कैसे आएगी, ये 1 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 5, 4 प्लस 6 इधर आ जाएगा 10, 6 प्लस 4 ये भी आ जाएगा 10 और 4 प्लस 1 ये आ जाएगा 5 और एंड में 1 और 1 लिख दें। तो ये नेक्स्ट लाइन पैटर्न है ये हमने मेंशन कर दिया है। अब पार्ट सेकेंड है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। देखें सिक्स्थ रो में जो वैल्यूज बनेंगी वो बनेंगी 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 और ये आंसर बनता है 32 और ये 2 पावर 5 है। अब आप नोट करें कि आपने जो एन लाइन है उसका पैटर्न लिखना है। फर्स्ट रो में देखें ये है 1 इक्वल टू 1 2 पावर 0, 2 में 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर 1 और इसी तरह थर्ड में 1 प्लस 2 प्लस 1 2 4 इक्वल टू 2 पावर 2। तो अगर आप नोट करो तो ये वैल्यू 2 पावर 2 माइनस 1 है, ये 2 पावर 1 माइनस 1 है, ये 2 पावर 3 माइनस 1 है। यानी नंबर लाइन रो नंबर में से अगर आप 1 माइनस कर दो तो आपके पास जो है इसका सम आ जाएगा। तो और इसके अकॉर्डिंग अगर आप नोट करें तो ये 2 पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6 माइनस 1। तो एन रो की वैल्यू हो जाएगी 2 पावर n माइनस 1। तो ये हमारा सीक्वेंस आ गया है। और अब हम आते हैं इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 विल बी देयर अ लाइन विद अ पैटर्न विद अ सम ऑफ 3072। देखें यहाँ सम ऑफ सीक्वेंस दिया हुआ है एस एन इक्वल है 2 पावर n माइनस 1 और ये वैल्यू आ रही है एस एन की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3072 और ये वैल्यू बनती है 2 पावर n माइनस 1। अब आप नोट करें कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये मैंने 3072 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है, 2 से डिवाइड किया है फिर 2 से और ये देखें नेट में यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये कितने 2 बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये है 2 पावर 10 इंटू 3 और ये वैल्यू बनती है 2 पावर n माइनस 1। तो अगर आप नोट करो कि ये जो वैल्यू है इन द पावर ऑफ 2 नहीं बन रही है, इसका मतलब ये है कि n जो है वो एक
इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। तो हम लिखेंगे n will not be integer value when sum is 3072, therefore no line in pattern has sum 3072। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया।